Prime Minister Mukesh Gandhi is always very happy, man. Now we've got our old friend back after a long, long time, after his long, long tour of Australia and the rest of the southern hemisphere. Mr. Kishore Tiwari is back with us. Kishore Tiwari साहब नमस्कार. अरे बहुत नमस्कार. अरे मैंने मेरे ये 3 महीने के गैप में यार तुम कुछ अमली वगैरह ये मिलेट्स वगैरह ले रहे हो क्या? बहुत ही फर्क पड़ गया राजीव जी, तुम्हारी पर्सनालिटी में बहुत चेहरे में ग्लो आ गया. क्या वो खमीर या किमची वगैरह कुछ ले रहे हो तो मुझे लगता है कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशन तुमको मिला है. नहीं तो हमको तो स्मार्ट सिटी बताते रह गए. और प्रदीप तुम्हारी ये तुम क्या वर्ल्ड कप के टीम के साथ कहीं गए थे क्या प्रमोशन में जो हेयर कट ऐसा कर लिया? सर ओनली ब्लैक कॉफी. सिर्फ काली कॉफी एंड द रेस्ट आई कांट से. एज यूजुअल ब्लैक कॉफी and my pipe. I smoke a lot and I drink lots and lots of black coffee. This is for everybody who's hearing. Don't smoke. Very, very bad habit. Kishore Tiwari साहब. और आपके चेहरे में बहुत रौनक है तिवारी साहब फैमिली को मिलके आ रहे हैं सर. ऑस्ट्रेलिया पूरा घूम के आ रहे हैं. नहीं, वो मेरी बेटी का थोड़ा था, उनको बेटा हुआ, वो अच्छा हुआ. तो अभी कैसा हुआ, मैं आया तो बाद में मैं अबू धाबी भी जाना पड़ा था. तो उससे क्या हुआ, और तुम्हारा जब भी आता था तो वहां कैसा था कि 8:30 बजे, यानी आप समझ लो 5 बजे वाली डिबेट अगर कर लिया गलती से तो रात को 10:30 बजे होती थी. और जहां भी डिबेट करो तो मेरा आवाज है ना, वो साला पूरे बिल्डिंग में घुसता था. तो वो चीजें बड़ी विचित्र लगती थी. तो इसलिए मुझे थोड़ा वो रिजर्वेशन था और वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तुम्हारी रात की डिबेट का, क्योंकि मुझे लगता है रात के 2:30 बजते थे वहाँ. बट नाउ यू आर बैक. अब आप वापस आ गए, स्वदेश लौट आए हैं आप. नहीं, अभी तो मुझे अब ये नेशनल इलेक्शन के लिए हमको जन यात्रा करनी है, क्योंकि छाती ठोक ठोक के जो बताया जा रहा है कि इतने नल के कलेक्शन दे दिए, इतने संडास बना दिए, इतने घर बना दिए, और बहुत कुछ दावे किए जा रहे हैं. और संपन्न और कौन सा स्वर्ण स्वर्णिम काल भी आ गया है. तो अमृत काल भी आ गया. अब देखना पड़ेगा. चुनाव के नतीजे भी थोड़े, मुझे तो मध्य प्रदेश थोड़ा सा चौंकाने वाला लगा. सब और मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ भी लगा थोड़ा सा. नहीं, बघेल साहब के सरकार में करप्शन था ऐसा मुझे लगता है, और टाला तो नहीं गया. उनका काम अच्छा था, लेकिन बघेल साहब ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काम करना चालू किया था. लेकिन रमन दो बार रिपीट हुए थे, तो बघेल साहब रिपीट हो जाएंगे ऐसा लगा था. लेकिन अब हम लोग तो कहेंगे यार वो ईवीएम मशीन में ही दिखता है. और पहली बार ये एग्जिट पोल में भी लोगों को शर्म क्यों आ रही थी बीजेपी को वोट देने के बाद भी. मुझे शर्म में मुझे है ना, आज भी नागपुर में मैं आया था तो कांग्रेस का मोर्चा इतना बड़ा निकला कि मुझे लगा यार इतना जब असंतोष है, और जो लोगों को एग्जिट पोल में बताते क्यों नहीं है कि हमने बीजेपी को वोट डाला. सर वो लोग मिले नहीं थे. ये पहली बार ही ऐसी कल्चर आया है कि मोदी को वोट दे के लोगों को शर्म महसूस होती है. सर पोस्टर जो हैं, यही बात किसी के समझ में नहीं आ रही, गले से उतर नहीं रही है कि जितने एग्जिट पोल वाले थे, चलिए ओपिनियन पोल का तो समझ में आता है, लेकिन एग्जिट पोल तो वो होता है ना कि वोट करने के बाद आप बाहर निकलते हैं और बताते हैं हमने किसको वोट दिया. तो वो लोग क्यों नहीं मिले इन सब पोस्टर्स को जिन्होंने ये बताया हो कि यार हमने बीजेपी को वोट दिया है. मतलब राजस्थान में भी दिखा रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, छत्तीसगढ़ में भी दिखा रहे थे कांग्रेस जीत रही है, मध्य प्रदेश में 2 पोस्टर दिखा रहे थे कि बीजेपी जीत रही है, और 4 दिखा रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है. कि जरा कुछ समझ में नहीं. आपको समझ में आया सर? नहीं, ये पहली बार ही ऐसा हो रहा कि मोदी को वोट देने के बाद लोगों को शर्म आती है. यह ऐसा कभी होता नहीं था. मुझे पहली बार ही देख रहा है कि मोदी को वोट तो दे रहे हैं, लेकिन है ना, फिर शर्मा क्यों रहे. बोलना चाहिए मोदी को वोट दिया या शिवराज सिंह को वोट दिया. मुझे
मुझे कैसा है कि मैं कोई मोदी जी का कोई विरोधक नहीं हूं, लेकिन मेरा दुख इतना ही है कि मोदी जी के पास थिंक टैंक लोग नहीं है। मोदी जी की कार्य पद्धति में बहुत सारा तानाशाही भरी हुई है। और मोदी जी के मैं स्पीच सुन रहा था तो मोदी जी कह रहे थे कि इन सबको मैं अकेला ही भारी हूं। तो अब मैं एग्रेरियन क्राइसिस का एक्सपर्ट हूं और रूरल क्राइसिस का भी हूं, पर मोदी जी के पास ग्रास रूट पर योजनाएं पहुंची नहीं है। अब मोदी जी को भी आखिरी में वही करना पड़ा। अनाज अभी वो मुफ्त दे रहे हैं, उसके बाद अभी वो और विरोध बढ़ेगा तो और कुछ रेवड़ियां बांटेंगे। और अभी उनके राज्यों में भी उन्होंने जो घोषणा पत्र दिए थे उसमें फिर से सब्सिडीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। तो भारत में सामाजिक न्याय के अंदर मुझे लगता है विश्व में 140 करोड़ का जो देश है जो अपनी आबादी के 80 करोड़ लोगों को 2 जून का अनाज दे रहा है, तो वो भारत ही है। तो कुछ चीजें तो मोजनी पड़ेगी। और मैं देखता भी हूँ कि भारत यह जो डेवलपमेंट की बस थी, इस 10 साल में उस बस में बैठ गया है और भारतीयों को रोकना मुश्किल है। लेकिन भारत में मोदी जी पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, लेकिन मोदी जी वो परकोलेट नहीं कर पाए, क्या हुआ मालूम नहीं। लेकिन मैं किसको भी पूछता हूं तो रोजमर्रा के काम कराने के लिए पैसे देना पड़ता है। लाल पिछाई बहुत बड़ी हुई है और करप्शन बढ़ा है। ये बात तो नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। और अब मैं तो विपक्ष में हूं और मुझे ये साउंड करता है कि कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस का पे से लोगों का जो विश्वास गया था वो लौट के अभी भी आया नहीं है। और लेकिन सर जो वोटिंग जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज से तो कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब इट्स 1% समवेयर, 6% समवेयर, 2% समवेयर, तो मतलब 4% समवेयर, सॉरी। तो आई थिंक कांग्रेस, जो जयराम रमेश ने कहा था, वी आर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस इफ वी वर्क हार्ड इनफ एंड इफ वी आर एबल टू बी इफ वी वर्क क्लेवरली तो वी कैन डू समथिंग। लेकिन हिंदुत्व के सामने कैसे लड़ेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए जनवरी 22 को वो प्राण प्रतिष्ठान पूजा होने वाली है अयोध्या में, तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में ऑपोजिशन के पास कोई बड़ा मुद्दा है। जी बताएं सर, कुछ बोलने वाले थे आप, बोलिए ना। नहीं, 370 निपट गया, प्राण प्रतिष्ठा भी निपट जाएगी। मैं अभी बता रहा हूं कि ये जो भारत के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और भारत के अंदर अनाज का इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर का इंडस्ट्रियलाइजेशन, कारपोरेट का हेल्थ में एंट्री और लाइफस्टाइल डिसीजेस का बहुत बढ़ना और एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन, ये सब कोर इश्यूज है आज जिसने बेरोजगारी को जन्म दिया है। और एथिकल वैल्यूज का डिग्रेडेशन, सोशल इंजीनियरिंग के इशू, तो कैसा है कि अमेरिका में क्या हो रहा है ये अपन ने देखा, यूरोप में क्या हुआ ये देख रहा, अब वहाँ का कल्चर कहाँ तक चला गया ये देखा, अब हम उनको ही फॉलो करेंगे। अब मोदी जी ने स्मार्ट सिटीज की बात की थी, अब आप दिल्ली का देख लो, बम्बई का देख लो, अब कैसा चल रहा है। अभी ये डेवलपमेंट है क्या मुझे ये भी मालूम नहीं। लेकिन एक बात है कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास कहते थे। आप ही मैं देख रहा हूँ आपके नीचे लिखा हुआ है कि ग्रास रूट के कुछ चीफ मिनिस्टर बना दिए और कास्ट इक्वेशन मेंटेन कर लिया। अब हिंदू मुसलमान का मसला तो मैं बीजेपी का मध्य प्रदेश में देखा, बहुत ही पोलराइजेशन कर पाई जी। इस वक्त वो पोलराइजेशन कर पाई। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीजें लंबे समय के लिए चलती नहीं है। लेकिन क्या मालूम
रेडिकल्स जिधर उधर छा गए हैं, तो अभी क्या मुझे नहीं मालूम। तिवारी साहब, you know, I want to ask you, आपने, it was the whole 5 elections was मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गांधी गारंटी, मोदी गारंटी वर्सेस, और राहुल गांधी जी का जो अलग अलग स्कीम था, चिरंजीवी स्कीम, 50 लाख लोगों को 50 लाख तक मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी, बेघर को घर प्लॉट भी देना 5 लाख रुपया, बहुत जबरदस्त स्कीम थे। बट ये जो मोदी साहब ने जो लास्ट लैप में मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह जी हर मंच पर, जैसे बजाज साहब ने बोला 22 जनवरी 12:22 राम मंदिर का पुनर्निर्माण 550 साल के बाद, और 70 साल से कांग्रेस ने पुनर्निर्माण, राम मंदिर का पुनर्निर्माण का विरोध किया है। ये बार बार लोगों के मन में इंजेक्ट करना, हर मंच पर, एवरी रैली। और राजस्थान में कन्हैयालाल मर्डर, बोले कि एनआईए रजिस्टर द केस, लोकल गवर्नमेंट नेवर अपॉइंटेड स्पेशल कोर्ट्स, 18 महीना डिले हो गए कन्हैयालाल को न्याय मिलने के लिए। और पीएफआई को जिस प्रकार से गहलोत सरकार टैक्टिकल सपोर्ट दे रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनके रैलीज को पुलिस बंदोबस्त, तो डोंट यू थिंक दिस, जैसे बजाज साहब ने कहा, हिंदुत्व फैक्टर वेंट एंड टच द हार्ट्स ऑफ द पीपल, एंड दैट लास्ट लैप में वो पूरा चेंज हो गया, आपको लगता नहीं है तिवारी साहब? नहीं, एक देखो, इंडिया अलायंस के जो रीजनल पार्टियां उसमें हैं, और उनको तो कांग्रेस ने पूछा ही नहीं। कांग्रेस को लग रहा था कि कर्नाटक फार्मूला के हिसाब से वो आ रहे हैं। तो अब आप, जैसे राजू जी ने बताया कि परसेंटेज देखे जाए तो कहीं तो साला 2% और कहीं 4% में अटके हुए, और 4-5% में ये इंडिया अलायंस के लोग अटक गए। तो कांग्रेस ने स्पेस देना चाहिए ना रीजनल पार्टीज को। रीजनल पार्टी होते को, ये 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं ना। तो आम आदमी पार्टी ने बहुत कचरा किया था, समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में बहुत जगह कचरा किया। और होता कैसा है कि रीजनल फोर्सेस ने बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट खड़े कर दिए थे। वैसे मैंने तो ये भी नहीं, अब मुझे बताइए, आप यहाँ की गारंटी कहते हो, मोदी की गारंटी यहाँ चल गई, तो फिर हमारे चंद्रशेखर जी की क्यों नहीं चली? चंद्रशेखर राव इस कंडीशन में कैसे आ गए? जो आदमी ने डिलीवर्ड किया था, उस आदमी को 1 महीने के करप्शन कैंपेन ने आउट कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आया कि वहाँ बीजेपी तो बहुत मार्जिनाइज रही है। आदिलाबाद और निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, या महाराष्ट्र से सटीक बात छोड़ दो, और कहीं आ ही नहीं ना। और मुझे नहीं लगता कि अब आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ कि मोदी जी के कैंपेन में मोदी जी ने राम मंदिर का मुद्दा बहुत, लेकिन अब देखो, इंडिया अलायंस के लोग भी नेता लोग हैं, जैसे वो प्रियांक खारगे या वो स्टेलिन का बच्चा है, हाँ, वो सब लोगों ने अभी सनातन के खिलाफ बात की। इनको सनातन समझता क्या है? देखो, जो सांख्य योग है, उससे, सांख्य दर्शन से ये निकले हुए चीजें हैं। जैसे जिसको दुनिया में माना जाता है, एक तो हिंदू धर्म है, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा भगवान महावीर का जो है ऋषभ मुनि द्वारा शुरू किया हुआ है जैनिज्म। अब ये सब चीजें बहुत दूर तक जाती है। आप लोगों के दर्शन से या उसकी शुद्ध धर्म से ही खेलना चालू कर दी। आपको क्या, देखिए, वो प्रथाओं पे बोलना अलग बात है, लेकिन आप सांख्य दर्शन या सनातन धर्म पे ही बोलना चालू कर दी। सनातन यानी जो पहले था, आज है और कल भी रहेगा, और ये शाश्वत चीज है ना। अब इसको, अब जैसे रामचरित्र मानस, इतना, वो तो एक ट्रांसलेशन है, देववाणी में वाल्मीकि ने लिखा था, तो लोकवाणी में उसको इन्होंने सादर किया। हाँ, तो ये सब जो चरित्र मानस है उसको बहुत दिल तक छूता है। हाँ, जैसे हनुमान चालीसा है, तो ये विवाद टाले जाने चाहिए थी, और बीजेपी ने उसको इनकैश किया। लोगों को लगा कि ये एंटी हिंदू पार्टीज है। हाँ, तो सर, लेकिन अभी भी आप देख लीजिए ना, अभी भी आप देख लीजिए, कांग्रेस अभी भी कहाँ रुकी है? कर्नाटक में
अब दोबारा वीर सावरकर जी के खिलाफ उल्टा सीधा कहने की जरूरत क्या है आपको? ये कहना कि जो विधानसभा है उनकी विधानसभा जिसको बोलते हैं कि वहां से वीर सावरकर की जो तस्वीर है उसको बाहर निकालिए, ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये तो देखिए, आप इंडिया अलायंस में हैं, कांग्रेस के पार्टनर हैं, उनको मालूम है कि महाराष्ट्र में वीर सावरकर का स्थान क्या है, बाकी देश में भी वीर सावरकर का स्थान क्या है, और फिर भी आप वीर सावरकर को बार बार उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ ये? नहीं, देखो, वीर सावरकर, बाबा साहेब आम्बेडकर लो, वीर सावरकर लो, ये बहुत ज्यादा विद्वान लोग थे, इनका सैक्रिफाइस भी है। और सावरकर ने उनकी टू नेशन थ्योरी पे तुमको ऑब्जेक्शन होगा, उन्होंने जो लेटर्स लिखे थे उस पर ऑब्जेक्शन होगा, पर उनको 1968 में से वो चले गए। उसके बाद इंदिरा जी ने भी पूरा रुख बदल दिया था। अब मुझे नहीं लगता कि सावरकर को गाली देने से कोई कांग्रेस की वोट में इजाफा होता है। और बेलगावी के अंदर सावरकर को मानने वाला वर्ग है, और मराठी स्पीकिंग लोगों के अस्मिता के वजह से वहां लगाया गया था। और ये प्रियांक खड़गे को मालूम भी नहीं है, वो जनता दल की सरकार रहते हुए भी लगा हुआ है। और ये सब चीजें हैं, मुझे नहीं मालूम कि सावरकर को ये कितना समझते हैं या सावरकर को कितना जाना है। लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को हम कहेंगे कि यार इनको राम राम करो, ये सुधरने वाले लोग नहीं है। एक तो क्या होता है कि आपको रीजनल पार्टियों के श्रद्धा स्थान और रीजनल पार्टी की अस्मिता और उनकी क्षमता, इसका आकलन होना चाहिए। आज उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जब लड़े जाएगा राज्य का तो कांग्रेस ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रहने वाली। और मुझे लगता नहीं 24 के जनरल इलेक्शन, नेशनल इलेक्शंस के अंदर कुछ भी हो जाए, लेकिन महाराष्ट्र में आज ऐसी परिस्थिति है कि लोग उद्धव ठाकरे को एक चांस देना चाहते हैं, और हर इलेक्शन अपने अपने ढंग से लड़ा जाता है ना। तो महाराष्ट्र में तो बीजेपी ने बहुत कचरा कर लिया। बीजेपी ने जो दो और पार्टियों को तोड़कर अब उनको कितना टिकट देंगे? 60 टिकट देते हैं तो फिर 132 हो जाए, फिर 160 सीटें लड़के क्या करेगी बीजेपी? और बीजेपी ने इतने लोगों को प्रॉमिस किया है, 400-500 लोगों को तो खुद के पार्टी में प्रॉमिस किया है, इनको भी कहा है कि आपको 90-90 सीट देंगे। तो ये कैसा है कि बीजेपी महाराष्ट्र में कचरा हो चुकी है, और उद्धव ठाकरे ये आने वाले सीएम हैं, और ये कोई टाल नहीं सकता। मैं उनके साथ रहूं नहीं रहूं, फिर भी वो बनेंगे, क्योंकि लोगों को लगा कि इन्हें अनटाइमली हटा दिया गया, और बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी के हद तक तो उनसे रहा नहीं गया ना, उनसे रहा नहीं गया सत्ता के बाहर। ऐसा नहीं था, ऐसा देवेंद्र का स्वभाव नहीं था। वैसे देवेंद्र के जो नजदीक के कलीग्स है, वो खुला करप्शन कर रहे हैं। उनको, देवेंद्र को खुद को भी मालूम है, लेकिन खुला करप्शन कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार में तो बेछूट चल रहा, जिसके हाथ जो लग रहा वो ले जा रहा। अब कैसा है कि हम लोग एक्टिविस्ट लोग हैं, हम किसानों और गरीबों की बात करते हुए, हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, हम लोगों के राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू लिव पे बात करते हैं, राइट ऑफ हेल्थ पे बात करते हैं। और यहाँ तो हमने देखा एनडीए के 10 साल में, एनडीए बात तो करती है, लेकिन आप देखो महाराष्ट्र के अंदर सरकार की आयुष्मान योजना लो या हेल्थ की योजना लो, इसके मराठवाड़ा और विदर्भ में बेनिफिशियरी बहुत कम है, हॉस्पिटल्स भी कम है। ऐसा है कि 108 की ये एम्बुलेंसेस है, वो विदर्भ में जितनी है उससे चौगुनी वो कोकण में है, वो पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत है। तो आप ये जो हमको एक उसको क्या मराठी में हम कहते हैं कि वसाहत बोल के बना के रखते हो या कॉलोनी बना के रखते हो, तो कैसा होगा? अब ये हमारा तो दुख ऐसा है कि मोदी जी के 10 साल में भी हमारा जो कोर इशू था एग्रेरियन, इसका कि रूरल इकोनॉमी में पैसा आ जाए, लोगों को क्रेडिट बराबर मिले, लोगों को कास्ट ऐसी मिले कि जिससे इनकम बढ़ जाए,
क्रॉप पैटर्न वो इंट्रोड्यूस हो जो लोगों को जिंदगी दे। हाँ, मुझे समझ में नहीं आया, मोदी जी के जमाने में कैश क्रॉप बढ़ गए, कॉटन की देखो ना, 2 साल पहले 10,000 रुपये क्विंटल भाव था, अब 6,000 रुपये क्विंटल है जी। और जबकि महाराष्ट्र में आपको लगेगा 6 मिलियन मिनिमम टू 9 मिलियन हेक्टर के अंदर कपास आ जाता है और सोयाबीन आ जाता है। अब मुझे बताइए, महाराष्ट्र में करीबन 10 मिलियन टू 10.1 मिलियन ये हेक्टर लैंड के अंदर फसल उगाई जाती है, तो कांदा तो इसका कुछ है ही नहीं। और आज मैं सुबह देख रहा था, सरकार की पॉलिसी लोगों को सस्ता प्याज देने की है, तो उसके लिए पूरे विधायक बैठ गए थे कि आपने एक्सपोर्ट खोल देना चाहिए। अरे सरकार ने कांदे वालों को सब्सिडी दे देना चाहिए ना उठा के। अगर और मुझे समझ में नहीं आया कि जितना वो व्यापारी लेंगे उसका डिफरेंस दे देना चाहिए। अब सरकार ने जैसे दालों पे भी रिस्ट्रिक्शन डाल दिए हैं। अब ये सब चीजें हैं। ऑयल का जो है, ऑयल सीड पे बात नहीं हुई। इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ द मिलेट्स रहते हुए इस साल मिलेट्स का यानी अपनी मोटे अनाजों का जारा, बाजरा, रागी हो गया, कोडो, कुटकी हो गया, इसका कल्टीवेशन बढ़ा नहीं, तो सस्टेनेबल So एग्रीकल्चर। what is that about? Hang on a minute, that's very very interesting. किशोर तिवारी साहब, जो आपने मिलेट्स की बात करी, अगर मिलेट्स की जो ग्रोथ है या मिलेट्स की जो सोइंग है, बुआई है, अगर ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो व्हाट इज दिस ईयर ऑफ मिलेट्स? हम तो यूनाइटेड नेशंस में भी गए हैं, यूनाइटेड नेशन से भी हमने कहलवा दिया है कि दिस इज द ईयर ऑफ मिलेट्स, और मिलेट्स जो हैं उनकी अगर क्रॉप ज्यादा बड़ी नहीं है, सो व्हाट आर वी डूइंग? देखो, ड्राईलैंड एरिया के अंदर यही फसलें हुआ करती थी जी, और ये फसलें ड्राईलैंड एरिया की है, लेकिन जैसे बाजरा राजस्थान का है और हरियाणा का ड्राई एरिया का है, पंजाब का है जी। और देखो, गेहूं और चावल ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की बातें थी जी। हाँ, जिसने भारत में लाइफस्टाइल डिसीजेस को ला दिया। अब भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज के लोग हैं। डायबिटीज के यानी इन्होंने क्या किया, हार्मोनिक इम्बैलेंस क्रिएट किया, ग्लूकोज का इम्बैलेंस क्रिएट किया। हाँ, तो अब क्या हुआ, ये पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ गए। अब महाराष्ट्र के अंदर जहां पर हम लोग ये सब कुछ बनाते थे जी, अब ये हम सेंट्रल इंडिया को देते थे सब दालें वगैरह, वो लोग सोयाबीन और कपास लगाने लगे और उसके लिए पानी लगता है 10 गुना ज्यादा। अब वो पानी हो जाता है खत्म। अब पानी का इम्बैलेंस क्रिएट किया, जमीन का इम्बैलेंस। देखो, माइक्रो से पिको लेवल पर जाकर इन्होंने आदमी का पूरा जो कहते हैं लौकिक और अलौकिक जो जीवाणु है वो खत्म कर दी। अब मुझे बताइए, भारत में हर अल्टरनेट आदमी डायबिटीज और हाइपरटेंशन की दवा लेता है जी। 10 में से 2 लोगों को कैंसर है और 6 लोगों को ये लाइफस्टाइल डिसीजेस है। अब मुझे बताइए, मोदी जी कब इस पे बोलेंगे? अब इन्होंने क्या बोला, हम जो कारपोरेट के हॉस्पिटल्स है और जो उसको 10 लाख रुपया हम देंगे, तुम इलाज वहां कराओ। अरे लोग, ये बीमारियों से 70 साल के पहले कोई बीमारियां नहीं थी। Over here, hang on a minute, just 1 minute sir, let me just explain। जो किशोर तिवारी जी बोल रहे हैं, मैं अपने सब दर्शकों को बता दूं कि जो हमारी पुरानी खुराक थी, जो मिलेट्स की बात कर रहे हैं ना, बाजरे की, रागी की, इन सब चीज़ों से हटकर हम सीधा गेहूं और चावल पर चले गए। गेहूं और चावल पर जो हम लोग गए और उसके बाद साथ में जो बाकी चीज़ें जो उसके साथ आती हैं उसमें चले गए, जिसकी वजह से आज की तारीख में हर दूसरे आदमी को डायबिटीज है, हर तीसरे आदमी को हाइपरटेंशन है। इफ यू गिव अप योर ट्रेडिशनल डाइट एंड योर ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग, यू आर गोइंग टू बी फेस्ड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सो किशोर तिवारी साहब, जब ये आपको मालूम है, मुझको मालूम है, प्रदीप जी को मालूम है, भारत सरकार को तो मालूम होगा ही ना सर। नहीं, देखो, माइक्रो एम्स
जो है, तो सबसे बड़ी तो ये जो बेताशा एंटीबायोटिक दिए जाते तो माइक्रोबायोम पूरे खत्म हो जाते, प्रोबायोटिक सब निकल जाते। अब रिवर्सल जो है, रिवर्सल मोदी जी इनिशिएट करेंगे, ये इन्होंने मुझे 2014 में कहा था। और रिवर्सल पे के लिए हम बहुत सारे एक्टिविस्ट आए थे और 5 साल तक हमने देखा रिवर्सल प्रोग्राम आए नहीं। तो क्या होता है कि अब ये रिफाइंड ऑयल क्या है जी, ये जमीन से निकाले हुए ऑयल को रिफाइंड करके आदमी को खाने देते हैं। अब मुझे बताइए रिफाइंड की क्या जरूरत है? बायोएम्स और प्रोबायोटिक तो अपने घानी के तेल में होती थी। तो इन्होंने ये जो डॉक्टरों के पास जाओ तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप ज्वारी जो है या बाजरा है वो बहुत ग्लूकोज रिलीज करता है, वो खाने का नहीं। और सही में तो गेहूं और चावल यही चीज सब ले आते हैं। और ग्लूटीन का तो ऐसा जमाना है कि ग्लूटीन वाली चीजों से तो, और वेस्टर्नाइज जो फूड है जिसमें प्रोसेसिंग होता है, तो एक तो बहुत बड़ा किलर हो गया अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद ये व्हाइट रिवॉल्यूशन जो आई है वो बहुत खराब है, क्योंकि हमारे पशु खत्म हो गए। ये जो पशुओं को इंजेक्शन दे देकर उससे 30 लीटर 40 लीटर मिल्क निकालते हैं, और वो जब जाता है बाजार में तो उन्होंने तो जनरेशन ही खत्म कर दिए। मुझे लगता नहीं कि इसके बाद हम बच्चे पैदा करने के लायक भी रहेंगे। व्हाट इज द सॉल्यूशन? जो डेयरी रेवोल्यूशन आई है जिसकी आप बात कर रहे हैं, दूध की जो रेवोल्यूशन आई है प्रदीप जी, उसमें आप गाय को और भैंस को प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन दे देके यू फूल द बॉडी ऑफ द काउ और द बफलो इनटू बिलीविंग दैट शी इज प्रेग्नेंट, एंड शी इज प्रेग्नेंट ऑल थ्रू आउट द ईयर, एंड देयरफॉर शी इज लैक्टेटिंग, दैट इज प्रोड्यूसिंग मिल्क। तो आपने जितने भी जानवर आपके हैं, गाय हो भैंस हो, आपने उसकी फैक्ट्री प्रोडक्शन शुरू कर दी है। तो मतलब द एंटायर जनरेशन ऑफ बोवाइन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? किशोर तिवारी साहब बताइए। नहीं, ये देखो, हमारी जो देसी गाय की बात थी, गौ माता की बात थी, तो इनके पास थिंक टैंक लोग हैं इस पर। और थिंक टैंक लोग हैं, इस पर बात की जा रही है। देखो, जैसा दूध का प्रोसेसिंग होता है और दूध आता है, तो माँ का दूध मत पिलाओ, ये दूध पिलाओ बोलते हैं। तो बच्चों के अंदर देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले लड़कियां 15-16 साल में जवान होती थी, एमसी चालू होता था, अब 7-8 साल में हो रही है। yes, 13 साल में प्रेग्नेंट हो रही है। बहुत, अरे भाई, इतनी परेशानी है कि सरकार स्पॉन्सर कर ये लोगों को लूट ले रही है। तिवारी साहब, आपने आयुष्मान कार्ड के बारे में बात किया। मोदी साहब ने आयुष्मान कार्ड 35 लाख कार्ड अपने विकसित भारत संकल्प यात्रा जो भी निकल रहा है, बोले जन सेवक इज लीडिंग अ हिस्टोरिक जन आंदोलन, दैट इज विकसित भारत संकल्प यात्रा। गारंटी वाले गाड़ी में जाएंगे मोदी साहब। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने वाले गारंटी। तो मोदी साहब इज टेकिंग वेरी सीरियसली, एवरी विलेज को कनेक्ट करने वाले, एवरी विलेज तक वो रीच आउट करने वाले हैं, आउटरीच टू ऑल विलेजेस। आयुष्मान कार्ड 35 लाख बढ़ेगा। हाउ डू यू सी दिस? ये इंटरेक्शन से कितना फायदा होगा बीजेपी और मोदी साहब को? तिवारी साहब, ऐसा, अरे इनके पास रेशन कार्ड था। रेशन कार्ड कोई हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड माना जाता था। रेशन कार्ड लेके गए, जिनके पास येलो रेशन कार्ड है, गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है, तो एंटाइटल था। अब 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे, उनको उसी जिस सहारे दे रहे उसी सहारे आयुष्मान कार्ड दे देना था। ये फालतू के कैंप रखना, केवाईसी ये कराना, साल में 4 बार केवाईसी करोगे। अरे ये इलाज करने के लिए जो रोग है उसका तो देखो तुम यादी। और ये टीपीए के थ्रू होता है, थर्ड पार्टी इसमें करती है, और वो सब प्राइवेट डॉक्टर्स के बेनिफिशियरी होते हैं। और हेल्थ और एजुकेशन, यह जो 2 चीजें हैं, इसमें जो गवर्नमेंट का सर्टिफाइड करप्शन है वो बहुत ज्यादा है। देखो, हार्ड अर्न टैक्स पेयर के पैसे से ये सब किया जा रहा है। मैं अभी बता रहा हूं कि भारत सरकार ने जितना टैक्स कलेक्शन बढ़ाया है,
उसका क्या उपयोग किया, इसका व्हाइट पेपर आने के बाद आपके ख्याल में आएगा। इनका अब मुझे बताइए 18 लाख करोड़ के रास्ते बना के बैठे हैं और इसके ऊपर जो रोड के बॉन्ड्स दिए थे, नाही के बॉन्ड्स, उस पर 3.5-4 लाख करोड़ रुपया ये उस पर ब्याज दे रहे हैं। अरे भाई इनकी उल्टी गिनती चालू होंगी ना कभी तो भी। देखो एक सेल्समैन लेडी को आपने भारत की कमान दे दी है इकोनॉमिक एजेंडा, वो कहती थी कि हमने 10 लाख जेनरिक फार्मेसी के इंस्टीट्यूट एक दुकानें खोली है दवाई की, जेनरिक दवाई की, और 25,000 खोले। 80 करोड़ जनता इनके गरीबी की रेखा के नीचे है या फ्री अनाज की है। पर 140 करोड़ लोगों को ये 10,000 और 20,000 में होंगे। और अभी प्रदीप बता रहे थे उनकी कोई संकल्प यात्रा, क्या क्या मालूम, साला यही चलता रहता है साल भर। लेकिन 25 लाख लोगों को दें, 140 करोड़ के देश में कब तक देंगे ये? और सरकारी अस्पताल को अप टू द स्टैंडर्ड क्यों नहीं बनाते? कि वो 5 स्टार फैसिलिटीज क्यों नहीं देते? वहां की गंदगी नहीं हटाते? मैं अस्पतालों में जाके देखता हूं, स्टाफ नहीं है। इतने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए, कोरोना काल में पूरा बजटरी अलोकेशन इंस्ट्रूमेंट खरीदने में लगा दिया, वो इंस्ट्रूमेंट के मेंटेनेंस का कोई देखते नहीं है। कितना करप्शन हुआ वो वेंटिलेटर लेने में, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में। अभी आपको मालूम है 70% ऑक्सीजन के प्लांट जो लगे थे और इनके कोरोना के जो सेंटर्स बने थे वो सब धूल खा रहे हैं या वो यूज नहीं हो सकेंगे। यानी कोरोना का जो एपिडेमिक था वो एक वायरस था, वो एक सादा सर्दी का वायरस था जिसको इतना बड़ा चढ़ा के बताया गया। और भारत में तो रास्ते पे मरने वाले लोगों से 10% लोगों की कैजुअलिटी हुई, लेकिन भारत में 2.5-3 साल में लोगों को बहुत परेशान किया। लेकिन जिस तरीके से ये मोदी जी प्रेजेंट करते हैं ना, जैसे वो चंद्रयान जो सोया हुआ है वो, या फिर अभी कौन सा प्राण प्रतिष्ठा है वो, अब ये क्या चल रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं? कहने का मतलब ये हुआ मैं और आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कितने साल हो गए सर? 20 साल हो गए मुझको और आपको इसके ऊपर काम करते हुए। नहीं अपने को तुम 99 से जी तो हो गए 24-25 साल हो गए सर। आप मुझे ये बताओ कि देश के लोगों को कब समझ में आएगी कि उनके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, कि उनके ऊपर डकैती हो रही है, भले जो मर्जी सरकार हो। कब समझ में आएगी लोगों को सर? अब वो तो क्या है कि वो प्राण प्रतिष्ठान पूजा होगी, पूरी बात सुन लो, हर जगह पर जाकर के शोभा यात्रा निकलेगी, राम रथ यात्रा निकलेगी, राम लला यात्रा निकलेगी। अरे मैंने तो सुना है कि पालने बनाने के लिए, जो पालने होते हैं ना वो राम लला को झूला झुलाने के लिए, वो निकल रहे हैं अब हर जगह पे। उसके बाद कौन वोट देगा किसी और को? किशोर तिवारी साहब बताएं। और कृष्ण जन्मभूमि का भी वादा किया है मोदी साहब ने, भव्य कृष्ण जन्मभूमि। तो यही होगा सर अब पूरे देश में। अब ये बताओ मुझे। नहीं, क्या था कि 2,500 साल पहले भी पूरे दुनिया में जिसने बौद्ध धर्म फैलाया, उस वक्त क्या कारण था? क्या कारण था? यही जंजाल, यही सब बातें, यही सब चीजें। धर्म का, शुद्ध धर्म की, अगर अग्नि का धर्म देखो तो जलना है, पानी का धर्म है तो शीतल रहना है, हवा का धर्म है तो ये जो आदमी जो पंच धातुओं से बना है उसका धर्म तो धर्म है। शुद्ध धर्म तो शुद्ध धर्म है जिस पर काम किया है मोहम्मद पैगंबर ने, जीसस क्राइस्ट ने। और सबसे बड़े जो रिवोल्यूशनरी थे भगवान राम और कृष्ण, वो भी प्रभु के थे। लेकिन मुझे ये बताइए, उस दर्शन को छोड़कर लोगों के भावनाओं से खेलकर ये इनकैश करना, ये भी एक अपनी वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको। लेकिन बीजेपी जिस बातों को लेके चलना चाहिए था नहीं चली। चलो चलते हैं, बीजेपी को और 5 साल के लिए अगर लोगों को बेवकूफ बना पाए तो करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता
प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3 महीने के बाद प्रभु राम लोगों के दिल में छाएंगे और वो बोलेंगे कि भाई रोजी रोटी और मकान कपड़ा और खेती और अपना जो भारत है उसकी पुनर्स्थापना, जो भगवान ऋषभ का जो बेटा था जिसके नाम से भारत है जी, तो वो उसका, तो ये सब होना चाहिए। अभी होगा या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर से भगवान गौतम बुद्ध आएंगे और वही शुद्ध धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। I love it, absolutely love it. I love the optimism in this man. You know, किशोर तिवारी साहब इतने ज्यादा, मैं सच बोल रहा हूँ, पूरे दर्शकों के सामने मैं ये पहली बार नहीं कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, इन्होंने जितनी त्रासदी देखी होगी, ट्रेजेडी देखी होगी, मुझे नहीं लगता कि भारत देश में कोई और शख्स होगा जिसने देखी होगी। फार्मर सुसाइड से लेकर के टोटल कंप्लीट डिस्पेयर, ये सब देखा है किशोर तिवारी जी ने, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, फिर भी आज की तारीख में भी वो मुस्कुरा रहे हैं बिल्कुल जैसे पहले मुस्कुराया करते थे। किशोर तिवारी साहब, रियली एंड ट्रूली प्राउड ऑफ यू, proud of the work you're doing. At the moment you're in the Uddhav Thackeray Sena, but otherwise you are essentially a man of the people. You are essentially a man of the farmers. You are essentially a man of the village, of the man who is rooted to the soil like Gandhi ji wanted. That's exactly what you are. And आप बदलिएगा नहीं, बिल्कुल ऐसे कैसे रहिएगा। We are all very very proud of you. Thank you very much. Sir. नमस्कार। फिर से एक बार, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। Thank you, sir. Now you are embarrassing me, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Namaskar. Thank you. Well, that's just about it. You know, he can go on and on and on. Yes. That's his favorite subject. But everything he talks, he gives, he gives a lot of knowledge on this particular, a lot of wisdom imparted. But Pradeep ji, I am shocked. The Prime Minister himself has mentioned year of millets. और millets की जो sowing है, वो जो सोइंग एरिया है यानी बुआई का जो एरिया है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। अरे बुआई का एरिया अगर ज्यादा बढ़ेगा नहीं तो मिलेट्स आप कहां से उगाओगे? और आप अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर को स्पीकर बना दिया मध्य प्रदेश, तो तोमर जी। सर, बाजरा और रागी ये सबसे बड़े मिलेट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा चलते हैं पूरे देश में। और बाजरा और रागी जो है, बाजरा देखिए साहब, राजस्थान का जो ड्राई एरिया वहां पे लगता है, हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ वगैरह का जो एरिया वहाँ पे होता है, और पंजाब के जो ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ पे होता है बाजरा। और बाजरे की रोटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं खा चुका हूँ साहब, मैं बड़ा हुआ हूँ बाजरे की रोटी खाते खाते, बहुत खूबसूरत होती है। रागी, आज तक जो रागी के बिस्किट होते हैं, एक बार आपने रागी के बिस्किट खा लिए, आप कोई और बिस्किट नहीं खाएंगे ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर आप उसका इलाका नहीं बढ़ाएंगे, एरिया नहीं बढ़ाएंगे, तो वो ज्यादा कहाँ से होगा? How will this be the year of millets? That, you know, I would love to ask some agricultural expert who's involved in the year of millets. I really would love to know. Maybe we should write to the agriculture ministry in Delhi and find out from them as to how they are going about this year of millets as declared by the United Nations. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप प्लीज अपने कमेंट जरूर भेजें। प्लीज सेंड योर कमेंट्स। सब्सक्राइब टू द चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है। We would love to have your comments. With the news that the Madhya Pradesh and Chhattisgarh CMs have been announced, there is some problem with the announcement of the Rajasthan CM. They say Mrs. Vasundhara Raje, Maharani, unhappy. Maharani Dholpur, वो जरा she is not very happy. लेकिन मुझे लगता है मान जाएंगे कल तक, ऐसा मेरा मानना है। जी, प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।